हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि डेली 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और 8 बज चुके हैं और आपकी क्लास अब शुरू होने जा रही है। अर्थात आज की जो हमारे वीडियो होने वाले 5 नंबर की वीडियोज होने वाले 4 वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखी है वो 4 वीडियोज देखने की इच्छा रखते हैं तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अनुसार भी आपको वीडियोज मिल जाएगी और वहाँ से आप आसानी से हर एक वीडियो का यहाँ पर क्वेश्चन देख पाएंगे और आसानी से हर क्वेश्चन समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का और ITI सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का, जो कि इस समय परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से सभी लोग के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर समय नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपका जो एग्ज़ाम है करीब है और आपका यहाँ पर अभी बहुत सारे सिलेबस बाकी है जो कि मुझे कवर करना है। जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 से हम शुरू करने जा रहे हैं। कह रहे क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान अर्थात यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर योक स्थापित की जाती है या पोल स्थापित किए जाते हैं या फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है या शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए, अभी बहुत सारे कम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सभी लोग शेयर करिए ताकि और भी सारे लोग जुड़ पाएँ। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात पोल स्थापित किए जाते हैं। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान, मतलब कि एक समान यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल स्थापित किए जाते हैं और ये जो पोल होते हैं ये पोल पर फील्ड कॉइल स्थापित किए जाती हैं और पोल के साथ जुड़ा एक अधिक क्षेत्रफल वाला भाग जो होता है वही आपका पोल कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है क्वेश्चन की सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1000 ओम या 100 ओम या 10 ओम या 1 ओम। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग पहले तो आंसर दे दीजिए। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1000 ओम या 100 ओम या 10 ओम या 1 ओम। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आंसर देते रहिए और हर एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होता है और जनित्र और जो मोटर होता है उसमें जो घूर्णन करने वाला भाग होता है जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है वही आपका आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है 1 ओम होता है तथा जो फील्ड प्रतिरोध का मान होता है 100 ओम से अधिक होता है। तो इसमें हमसे केवल पूछ रहा है प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोध का मान यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया, बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा जाता है यहाँ पर कि इसका माप कितना होता है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का माप होता है 100 ओम, लेकिन यहाँ पर हमसे माप नहीं पूछा है, केवल मान पूछा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे 1 ओम। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, मतलब कि लैप वाइंडिंग जो है स्थापित क्यों की जाती है, रीजन पूछ रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, बी ऑप्शन दिया गया कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, सी ऑप्शन दिया गया अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, डी ऑप्शन दिया गया कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन कवर किया जाए। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि किसी जनित्र में, ठीक है, अर्थात किसी जनित्र के लैप वाइंडिंग में स्थापित करने का जो कारण होता है, जो रीजन होता है, यही होता है कि अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करना। इसी रीजन के कारण ऐसा किया जाता है लैप वाइंडिंग स्थापित। मतलब कि लैप वाइंडिंग आर्मेचर के लिए पोल की संख्या और आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर जिसी को हम लिखते हैं ए बराबर पी लिखते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। किसी भी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का यदि कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 4 पोल वाले सिंपलेक्स लैंप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या होगी 2 या 4 या 6 या 8। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
4 पोल मतलब कि 4 पोल वाले सिंपलेक्स वेव बाउंड में जनित्र में समांतर पथों की संख्या 4 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ए बराबर क्या होता है पी, मतलब कि किसी जनित्र द्वारा उत्पन्न बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो सूत्र होता है वो समीकरण के अनुसार भी आप जा सकते हैं। बैक जो ईबी का होता है हमारा, ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है, और डीसी जनरेटर जो होता है गतिक प्रेरण विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए बराबर पी मतलब कि यदि यहाँ पर पोलों की संख्या इतना पर दिया गया है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समांतर में दिया गया है तो समांतर में पोलों की भी संख्या 4 ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी जनित्र के ब्रसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि, मतलब कि कब बढ़ जाएगा, लोड करंट बढ़ जाए तब, या प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए तब, या लोड करंट घट जाए तब, या प्रेरित वोल्टेज घट जाए तब। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इसका सी दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी जनित्र के ब्रसेज का जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाएगा कब, यदि लोड धारा बढ़ जाए तब वो बढ़ेगा। कंडीशन ध्यान रखिएगा। और लोड धारा बढ़ने का तात्पर्य क्या है, लोड का बढ़ाना होता है। और जब लोड बढ़ेगा तब क्या होगा, ब्रश का भी वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, या क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, या अनंत होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त जो विद्युत वाहक बल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो पैदा होने के लिए शंट फील्ड अर्थात सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो क्रिटिकल प्रतिरोध से क्या होता है, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंट प्रतिरोध का वह अधिकतम मान जिस पर कोई डीसी शंट जनित्र जो है विद्युत वाहक बल पैदा कर सकते हैं वो आपका क्रिटिकल प्रतिरोध कहलाता है। और इसीलिए इस प्रतिरोध का मान जो होता है क्रिटिकल सीमा से अधिक कर दिया जाए तो फील्ड जो कॉइल होता है उससे पर्याप्त मात्रा में धारा जो होती है प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है, सीरीज जनित्र, या शंट जनित्र, या कंपाउंड जनित्र, या प्रत्येक उत्तेजित जनित्र। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये आपका जो चैप्टर चल रहा है डीसी जनित्र चल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर डीसी जनित्र चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पृथक उत्तेजित जनित्र। क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथक उत्तेजित जो जनित्र होता है ये बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। और इसमें जो फील्ड कॉइल होते हैं इस कॉइल को बैटरी अथवा जो किसी भी डीसी स्रोत से विद्युत वाहक बल पैदा या प्रदान करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड को कुछ मिनटों के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए। और डी ऑप्शन दिया गया कि शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? एक बार सभी लोग ऑप्शन को देख लीजिए और क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको परीक्षा में ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो आपका ऑप्शन ही करता है। तो ऑप्शन को भी आप ध्यान से देख लीजिए कीजिए।
तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। मतलब कि यदि किसी डीसी शंट जनित का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, इससे वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया भारी ओवरलोडिंग, बी ऑप्शन दिया गया गंभीर शॉर्ट सर्किट, और सी ऑप्शन दिया गया है जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अथवा अवस्था में रखना, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त तीनों। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, और जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बी दिया गया और सी दिया गया है, ये हमारा तीनों सही होता है। इसलिए हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, या शंट जनित्र, या सीरीज जनित्र, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। चलिए एक बार सभी लोग बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग जो विधि होती है उसके लिए शंट जनित्र प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कि आर्मेचर तथा जो क्वाइल्स होते हैं वो समांतर क्रम में यदि हम उसे जोड़ दें तो इसका जो आउटपुट होगा विद्युत वाहक बल वो स्थिर रहता है, जिसके कारण जो आपका बैटरी चार्जिंग के लिए ये जो विधि है ये आपका शंट जनित्र विधि प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। शंट जनित्र, ख्याल रखिएगा, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए कौन से जनित्र का प्रयोग किया जाता है? तो शंट जनित्र का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। ये सूत्र है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ऐसे सूत्र के बारे में जानकारी दिया था। उम्मीद है आप उस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आई ए बराबर भी माइनस ई अपान आर ए, बी ऑप्शन दिया गया आई ए बराबर ई अपान आर ए, और सी ऑप्शन दिया गया आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, और डी ऑप्शन दिया गया आई ए बराबर आई एल माइनस आई एस एच। चलिए सभी लोग बताइए, कुछ लोग पहले से ही इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा, अर्थात आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। जी हाँ हाँ, ओके ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर आई ए क्या है, आई एल क्या है और आई एस एच क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस जिसमें जो आपका आई ए दिया गया ये आपका आर्मेचर धारा है, और आई एल क्या है, ये आपका भार धारा है, और आई एस एच क्या है, तो ये आपका शंट फील्ड धारा है। तो इस तीनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, या इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, या कैपेसिटेंस वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, सॉरी कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, या उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मात्र 5 सेकेंड ही आपको आंसर देने का यहाँ पर कमेंट खुला रहेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन जो प्राप्त करने के लिए पहले तो कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दिया गया इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है, और सी भी दिया गया आपका कंपेसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे स्पार्किंग रहित बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, तीनों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनित्र के लिए असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा विचुंबकन, या चुंबकन, या क्रॉस चुंबकन, या अनुचुंबकन। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त
पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है ये क्रॉस चुंबकन होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जनित्र के ब्रशों को आर्मेचर की घूर्णन दिशा में आगे की ओर खिसका कर लाने के लिए ही आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव क्या होता है, घट जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्रॉस चुंबकन। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, या घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, या उत्तरी ध्रुव के समान, या दक्षिणी ध्रुव के समान। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त जो इंटरपोल्स की जो ध्रुवता होती है वो घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता की क्या होती है, समान होती है। और इंटरपोल्स को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो जाता है कि घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता की क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था किस क्रम में इसको संयोजित किया जाता है, उसको भी यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आप बता सकते हैं इसको। ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, या आर्मेचर के समांतर क्रम में, या लोड के श्रेणी क्रम में, या लोड के समांतर क्रम में। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको ऊपर भी बताया था डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन जो होता है हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है, और जनित्र के दो आपका मुख्य पोल्स के बीच ये स्थापित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो पोल होता है ये इंटरपोल्स ही कहलाता है, मतलब कि इसको हम पोल्स के अनुसार इसको एक अतिरिक्त नाम से जानते हैं जिसको इंटरपोल्स कहते हैं। और बड़े आकार में जो जनित्र होते हैं इसको इंटरपोल स्थापित करने से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के जो प्रभाव होते हैं तथा जो स्पार्किंग होते हैं वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शनों में मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 96 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन देंगे ज्यामितीय उदासीन अक्ष पर, और बी ऑप्शन देंगे चुंबकीय उदासीन अक्ष पर, और सी ऑप्शन देंगे जीएनए तथा एमएनए के मध्य में, या डी ऑप्शन देंगे कहीं भी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो डीसी जनित्र होता है उसमें ब्रशों और चुंबकीय जो उदासीन अक्ष होता है जिसको हम एमएनए बोलते हैं उस पर ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके प्रभाव के कारण आर्मेचर के जो घुमाव की दिशा होती है उसमें एमएनए और जीएनए जो होता है उसके जो थीटा अंश होता है वो खिसक जाती है, और ये खिसकने के बाद एमएनए जो होता है वो भी खिसक जाता है। और जीएनए से ये देखिए ध्यान से रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएनए और जो जीएनए होता है ये दोनों क्या हो जाता है, खिसक जाता है, और इसके खिसकने के कारण ही ब्रशों में क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए पर। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 97 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लंबी पारेषण लाइन के लिए या लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड के को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सी कंपाउंड जनित्र प्रयोग होती है? ओवर कंपाउंड जनित्र, या फ्लैट कंपाउंड जनित्र, या अंडर कंपाउंड जनित्र, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है, एक बार सभी लोग आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ओवर कंपाउंड जनित्र। मतलब कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग होता है या हमेशा रहता है ये। और यदि किसी कंपाउंड जनित्र में सीरीज फील्ड द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज बढ़ाव अर्थात शंट फील्ड में हुआ वोल्टेज ड्रॉप से अधिक रहता है तो क्या होता है, वो ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम करने का कारण है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, इसका कारण क्या है कम करने का। पहला ऑप्शन देंगे कम्यूटेटर का पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, और बी ऑप्शन देंगे आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना है, और सी ऑप्शन देंगे जनित्र के चारों ओर की वायु का शुष्क होना, और डी ऑप्शन देंगे जनित्र का कम लोड संयोजित करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसका मान जो होता है आर्मेचर जो रॉकर आर्म कहलाता है उसका कार्बन जो चूर्ण होता है वो जमा हो जाता है, और किसी डीसी जनित्र के घूमने की दिशा बदलने के लिए फील्ड और जो आर्मेचर होते हैं उन दोनों में किसी एक को बदल देने से ही उसकी जो दिशा होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, सभी लोग बता सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन देंगे ई बराबर भी माइनस आई ए आर ए, या बी ऑप्शन देंगे ई बराबर भी प्लस आई ए आर ए, और सी ऑप्शन देंगे ई बराबर माइनस आई डी आई अपान डी टी, और डी ऑप्शन देंगे ई बराबर माइनस एन डी टी अपान डी फाई अपान डी टी। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान देखिए दोस्तों, ई बराबर भी प्लस आई ए आर ए मतलब कि किसी डीसी जनित्र का जो आउटपुट का जो सूत्र होता है, जो समीकरण का जिसके द्वारा दर्शाया जाता है, ई बराबर भी प्लस आई ए आर ए होता है। और इसमें जो ई होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो इसमें जो आपका ई दिया गया है ये आप क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल होता है। बी क्या है इसमें, ये आपका वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, और आई ए क्या है, तो ये आपका आर्मेचर धारा है, और आर ए क्या है, तो ये आपका आर्मेचर प्रतिरोध है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी जनित्र की दक्षता अर्थात इफिशियंसी होती है 60% से 80% तक, या 70 से 80% तक, या 85 से 95% तक, या 100% तक। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीसी जनित्र की जो दक्षता होती है 85% से 95% तक होती है, और जनित्र द्वारा उत्पन्न आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और उससे जो प्रदान की गई इनपुट शक्ति और यांत्रिक युक्ति जो शक्ति होती है उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। और दक्षता का सूत्र क्या होता है, तो दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति अपान उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति होता है, इसका यहाँ पर सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जो इसकी दक्षता होती है 85 से 95% तक होती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में इतना ही आपको यहाँ पर कवर किया गया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट के पास इस तरह की जानकारी पहुँच पाए।